अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना खबर की खबर लेके शफीक अवान और सलमान आबिद के साथ आपको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर और बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेके आए। सबसे पहले देखते हैं कि अखबारात ने किस तरह देखा पाकिस्तान के इशूज़ को। एक नज़र आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अफगानिस्तान में तब्दीली के साथ दुनिया के लिए पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। रूसी सदर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से राब्ता और अमरीकी अरकान कांग्रेस की बैठक, पाकिस्तान से गिले शिकवे कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया। रोजनामा दुनिया की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुतालबात पूरे होने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करे अमरीका। प्यूटन का इमरान खान को दोबारा फोन। रोजनामा जंग ने भी इसी से मिलती जुलती सुर्खी लगाई है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया जाए अमरीकी अरकान कांग्रेस। रूसी सदर का महीने में दूसरी बार इमरान खान को फोन। रोजनामा नवाए वक्त ने वफाकी काबीना इजलास के फैसले को मेन स्टोरी के तौर पर लिया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, समरी मुस्तरद वफाकी काबीना। रोजनामा पाकिस्तान ने वफाकी काबीना के फैसले को अहमियत दी। वफाकी काबीना अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वफाकी काबीना इजलास को फ्रंट पेज पर शाया किया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% एडहॉक इजाफे की समरी मुस्तरद। अंग्रेजी अखबारात ने भी रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते को नुमाया जगह दी है। डॉन अखबार की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, इमरान प्यूटन एग्री टू कोऑर्डिनेट पोजीशंस ऑन अफगानिस्तान। द न्यूज ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के बयान को लीड स्टोरी के तौर पर लिया। कांग्रेसमैन एडवाइज स्टर्न स्टांस टुवर्ड पाकिस्तान। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रूसी सदर के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते के बारे में लिखा है, अफगानिस्तान डिस्कस्ड इन प्यूटन इमरान फोन कॉल। द नेशन ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को टॉप स्टोरी के तौर पर रखा है। पीएम एक्सप्रेसेस रिजेंटमेंट ओवर डिले इन व्हीट प्रोक्योरमेंट। और डेली टाइम्स की हेडलाइंस इलेक्शन कमीशन इजलास से मुतालिक है। ईसीपी हिट्स बैक सीक्स प्रूफ्स। लें जी, ये थे आज के अखबारात और उनकी अहम चीदा खबरें। अब मैं ज़रा प्रोग्राम का रन डाउन आपसे शेयर कर लूँ। आज के हमारे प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर रूसी सदर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टेलीफोन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के गिले शिकवे, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% एडहॉक इजाफे की समरी मुस्तरद, पीटीआई और काफ लीग में बल्दियाती निज़ाम के नए मुसव्वदे पर इत्तफाक, सिंध का नई मरदमशुमारी तक बल्दियाती इंतखाब कराने से इनकार, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने। खबर की खबर के प्रोग्राम में आज हम रोजनामा डान का इदारिया, इंतखाबी नताइज और नए रुझानात भी शामिल करेंगे। इसी तरह रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रशीद अहमद खान का कालम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। गरीब आवाम की भी सुनी गई, अपोजिशन को ताले, हुकूमत का कैश सब्सिडी का मंसूबा। और टॉप ट्रेंड है वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तुलबा में मकबूलियत, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। जी शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सलमान साहब? ठीक है। कैसे हैं? यार बच्चे जो हैं वो जब से उन्हें पता चला कि जुमेरात से स्कूल खुल रहे हैं तो वो शफकत साहब जो उनके हीरो थे, इतनी दुआएं देते थे, वो इतने मज़ेदार किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि शफकत अंकल ये क्या हो गया, यूँ कैसे हो गया। बच्चों को तो मेरा ख्याल है आदत हो गई है छुट्टियां करने की। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के जो सबसे मकबूल तरीन बच्चों के अंदर जो लीडर है वो शफकत महमूद तारीख के अंदर के बच्चों में कोई वजीर इतना देखें बगैर इम्तिहान के प्रमोट हो रहे हैं बच्चे। हाँ जी, आप और हम तो इम्तिहान से बड़े कम वक्ती आई होती थी। 12-1 तक पढ़ रहे हैं, सुबह नमाज उठ रहे हैं, अल्लाह मियाँ पास कर दें और उसको की पढ़ाई जारी है। अब इनकी मौजें, अल्लाह खैर, अल्लाह में सब मुसीबत से निजात दिलाए कोरोना से। और वो एक क्लिप आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो एक बच्चा बाप के साथ कहीं गाड़ी में जा रहा है, वो गाड़ी रुकी है तो वो उतर के एक इमारत को देख रहा है और बड़े कहता है कि पापा पिछले जन्म में मैंने ये इमारत कहीं देखी थी। तो वो उसको थप्पड़ मार के कहता है तेरा स्कूल है तुम भूल गए तो पिछले जन्म चले गए। हाँ, तो अब वो बच्चों के लिए स्कूल जाना एक नया तजुर्बा है। अच्छा जी, एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।
आलमी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्तों का सिलसिला जारी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर ने दो तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फराहमी और माशी बहरान से बचाव की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस नाजुक मरहले पर अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के अज़्म का आदा किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रूस से तजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम करना रवाबित में संगे बुनियाद है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि रूसी सदर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को दौरे रूस की दावत दी। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद पहली बार अरकान कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान इस वक्त तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करे जब तक वो अफगान सरजमीन को दहशत गर्दों की आमाजगाह न बनने के वादे की पासदारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किरदार रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। उन्होंने कहा कि अमरीका के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए, इसका जायजा आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा। नहीं, रूसी सदर साहब का फ़ोन आया और फिर उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा साहब बोले। अब मैं चाह रहा था कि इस पे ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनसे मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी मुख्तसर सी बात की जाए कि ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि रूसी सदर साहब का फ़ोन आया, वज़ीर-ए-आज़म को पहले भी आया, मुसलसल राब्ते में, तो क्या खित्ते में कोई नए इत्तेहाद के से इम्कानात पैदा हो रहे? इस वक्त खित्ते में काफ़ी मसरूफियत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि वो किसी भी तरफ जा सकती है। ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो जाए, जिसकी शदीद ख्वाहिश है पाकिस्तान को, रूस को, चीन को और उसके अफ़गानिस्तान के दूसरे हमसायों को। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे बर वक्त कोई इमदाद ना पहुँचे या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी, और उनको हुकूमत चलाने के लिए भी कुछ सरमाया, कुछ टेक्निकल मदद भी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि तालिबान ने जो वादे किए सारे वो पूरे नहीं करें, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बहरान दोबारा आ सकता है। इस वजह से ये जितनी इस वक्त आपको सारी एक्टिविटी नज़र आ रही है, ये उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो रूस के सदर ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, वो भी इसी बात का हिस्सा था, क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान तीनों बड़े ख्वाहिश रखते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि बदअमनी से अफ़गानिस्तान के सारे हमसायों बल्कि पूरे खित्ते ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो ये एक लिहाज से तो खित्ते की ज़िम्मेदारी भी है कि वो ये अपना किरदार अदा करे अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, और तालिबान की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो उन्होंने वादे किए कि एमनेस्टी सबको देंगे और औरतों के को काम करने की, पढ़ने की इजाज़त होगी, कोई दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे कोई किसी किस्म का जगह नहीं बना सकेंगी, और अपनी हुकूमत में दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये तमाम जो मामलात हैं, इस पे पाकिस्तान चीन के साथ, रूस के साथ, पूरे खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ बहुत करीबी राब्ते में, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे खित्ते के मुस्तकबिल इस पे डिपेंड करता है, इसी पे दारोमदार है उसका, उसके अमन का। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी इतने आइडियल नहीं रहे, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें डेमोक्रेट्स ने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डबल गेम खेली, उसकी मदद भी करता रहा और मुखालफत भी करता रहा। तो क्या हम उनकी झोली में पड़े हुए कोई भेड़ हैं जिसे मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी खा लें? हमारे कौमी मुफाद नहीं है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे होंगे? आपने ये पूछा कि
अमेरिका का इस वक्त क्या नुक्ता नज़र है। ब्लिंकन ने भी, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, ने भी कांग्रेस के सामने बयान दिया, और जो बाइडन भी अभी तक पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से हमें उन्हें एंगेज करना चाहिए, उन्होंने उस तरीके से एक होती है ना स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट, वो नहीं की है उन्होंने। तो वहाँ पे अभी तक बदकिस्मती से वो एक गलत तासुर कायम है, जो 20 साल के प्रोपेगंडे के नतीजे में आया कि जी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद इस तरह नहीं की कि उन्होंने तालिबान को वहाँ पे महफूज ठिकाने दिए पाकिस्तान में। हालांकि बारहा ये बात हम कहते रहे, और ये अब तो साबित भी हो गया कि तालिबान तो अफ़गानिस्तान में ही थे, और पाकिस्तान की वहाँ से इतना पाकिस्तान ताकतवर हो गया कि वहाँ से थोड़ी सी भी अगर मदद करता है तो एक सुपर पावर और नेटो और सबको शिकस्त हो जाती है। तो ये अकल नहीं मानती इस बात को। लेकिन बहरहाल वहाँ पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लॉबीज़ होती हैं, वो काम करती हैं, तो वो ये इस तरह का तासुर फैलाती हैं, जिससे कांग्रेस में जो उनके कानून साज हैं उनके जहनों में भी इबहाम आ जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि अमेरिका के साथ बहरहाल हम इंगेज रखें अपने आप को, उनके साथ उनको बताएं कि भाई दहशतगर्दी के मामलात में हमने जितना साथ पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी का दिया है। साहब बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, इस वक्त सूरत हाल अफ़गानिस्तान की ये है कि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एक प्लेटफॉर्म पे, और ये सर्वाइवल ऑफ अफ़गानिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में इंसानियत आलमिया जन्म ले सकता है। खुराक वहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ मेडिसिन ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ है अमेरिका और उसके इत्तहादी जो ये चाहते हैं 10 अरब डॉलर जो अफगानिस्तान के हैं वो उन्होंने वहाँ पे फ्रीज कर दिए। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब जंग अफगानिस्तान की जंग नहीं रही, ये जंग अब 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। और दूसरी बात ये कि जो ये अमेरिका का ये गिला शिकवा है कि जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया वो किया, लगता पंजाबी कहते हैं डिगा खोती होते मसला पता है, मतलब ये जो रशियन प्रेसिडेंट का फ़ोन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखें, चीन तो हमारे साथ पहले जल है इस तमाम इशूज़ पर, पूरी दुनिया भी है, लेकिन वो कहते हैं ना रस्सी से जो रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी तक वहाँ पे है। तो पूरी जो दुनिया जो है वो तालिबान के माजी से खौफजदा है। ये आज़ाद साहब ने कहा 20 साल नहीं 40 साल से जब रशिया ऐसा, तब से उनका पेंट चेहरा हो गया था कि ये टेररिस्ट है। इसमें नो डाउट उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की, लेकिन ये है कि अब जो है उनको अब दुनिया अगर रिकगनाइज़ कर रही है कि उनको एक सबको साथ लेके चलना है, तो उसके लिए आपको ना उन्हें टाइम देना होगा, उन्हें मौका देना होगा। अब ये डस्ट जो है ना आस्ता आस्ता ये बैठती जा रही है। शुरू में था कि तालिबान आ गया, ये होगा वो होगा, मार दाड़ होगी, चौकों में फांसियाँ होंगी, औरतों को कोड़े मारे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस डस्ट को बैठने में टाइम लगेगा, लेट इट बी। जैसे पुतिन ने फ़ोन किया है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को, दूसरे ममालिक के सरबराह भी कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उन्हें लगाया कि भाई अगर अब हमने तनहा छोड़ा तो फिर अल्लाह खुदा न खासा 9/11 से कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। और यूएन को चाहिए कि भाई वो भी उस पर कोई मेगा कॉन्फ्रेंस बुलाए, कतर को कहीं बैठ जाए और सब मिल के कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकालें कि जो वेस्ट का जो अपना नुक्ता नज़र है उसकी भी सुनी जाए और जो अपना उसकी डेवलपमेंट वो भी आगे बढ़े। ये जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए और वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि असर नो जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में। तो ये आने वाले दिनों के सख्त पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात की जानिब इशारा हो रहा है। देखिए, हैरी क्लिंटन का एक जुमला आपको याद होगा इसार साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे ही हैं जैसे सास और बहू के ताल्लुकात होते हैं, यानी किसी वक्त नाराज़गी है, किसी वक्त बड़ी उसमें खुशगवार एक इस तरह से है। अब सवाल ये है कि देखिए इस वक्त अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से पिसपा होकर गया है और जिस तरह से भारत के अंदर एक मातम है, इसी तरीके से अमेरिका समेत यूरोप के अंदर ये परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि अमेरिका उसके इत्तहादी जो है 40 ममालिक ये वहाँ पर हारे हैं।
अच्छा, अब तजिया तो इस बात पे होना चाहिए कि अफगानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका की पॉलिसी क्यों नाकाम हुई, और इस बात पे तजिया करे ना अमेरिका। अब वो तजिया क्या कर रहा है? वो तजिया ये कर रहा है कि अच्छा, पाकिस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुकात को असर नो जो है ना रिव्यू करना है। जरूर करें, ये उनका हक है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का हक है, लेकिन देखिए जो पॉलिसी होती है वो एक दूसरे के मुल्कों के मफादात से जुड़ी होती है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है जहां उसे अपने मफादात को भी तकवीयत देना है। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है अमेरिका से? पाकिस्तान 3 बातें कर रहा है अमेरिका से। पहली बात ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की तामीर नो में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अमेरिका अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, एक। दूसरी बात वो कर रहा है कि जो भारत का किरदार है उसको एलिमिनेट करे अफगानिस्तान के अंदर, जो उसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि अफगान हुकूमत जो है उसको आप रिकग्नाइज करें, तस्लीम करें। अमेरिका कह रहा नहीं है भी आप उसको तस्लीम ना करें जब तक वो बैनुल अक़वामी मफादात जो है, जो आलमी मफादात है, वो पूरे नहीं होते। 20 साल वहां नाकाम हो गया, वो मशवरा दे रहा है हमें कि आप तस्लीम ना करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से उसकी ताकत, जंगी ताकत हारी है, जिस तरह से सियासी रेजोल्यूशन वो नहीं निकाल सका, तो अब वो अफगानिस्तान के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की मदद के बगैर अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कायम रखना उसकी मजबूरी है, लेकिन एक दबाव की पॉलिसी अमेरिका जरूर रखेगा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब अमेरिका के मुकाबले में चाइना उसके साथ खड़ा है, रशिया उसके साथ खड़ा है, और दीगर जो ममालिक, अभी आप देखिए ना, ये जो तमाम इलाकाई ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की जो मुलाकात हुई है, वो जाहिर करती है ना कि इस वक्त पाकिस्तान कितना रेलिवेंट है इस अफगान पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। एक रिपोर्ट मैंने शेयर करनी है, विफाकी काबीना ने कल क्या फैसले किए, थोड़े से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उस पर बात करते हैं। वफाकी काबीना ने किफायतशारी पॉलिसी के तहत अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में एडहॉक इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और अरकान पार्लियामेंट की 10% अलाउंस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हैवी व्हीकल्स में कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे कीमतें कम होंगी। 1000 सीसी की गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम की है, जिससे कीमतों में कमी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन चौधरी का कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं और इस पर तवील मुशावरत हुई है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स पर तवील ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि कानून को पाकिस्तान में बेहतर करना है। शफीक साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है और वज़ीर आज़म मुसलसल इसके ऊपर एड्रेस भी करते हैं। अभी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से जो रिसेंट मुलाकात हुई उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो महंगाई है इस पे काबू करें। दूसरी जानिब ये कि ये तो बड़ा बुरा तासुर बनना है कि लोग मुकाबला कर रहे हैं, मुश्किलात में हैं, और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया जाए। उनको कहा जाए कि आप बादशाह सलामत हैं जनाब, आप पाकिस्तान से अलहदा कोई चीज़ है, अवाम से कोई अलहदा चीज़ है, और आपका जनाब अली बराह रास्त किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। तो उसी बादशाह तो रुपए बताते। लेकिन ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ बड़ा बरवक्त फैसला है कि जी हमने 10% जो उनके तनख्वाहों में इजाफा है उसे रोक दिया। ये अवाम के लिए एक बड़ा मैसेज है। 10% इजाफा कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट पड़ना था, जो अपोजिशन ने, जो मीडिया ने, जो अवाम ने उसको उसके लत्ते लेने थे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना था। अब आप अगर 1000 आपकी सैलरी है कि 10% इजाफा क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बर वक्त अपना इकदाम किया, और जो मेरी इतलात है कि कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया कि भाई ये नहीं, लोगों का हाल देखने, अपनी इकॉनमी देखें। यानी उन्होंने ना अकाउंटेबिलिटी एट होम शुरू की है। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा लोगों पे। और अपोजिशन को भी ना एक जो है वो शुरू हुई थी ना डंडे बरसाने, ये लूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी इससे बाहर। सलमान, शफीक की बात से थोड़ा सा मैं वो करूँगा। पंजाब असम्बली में आपको याद होगा जब तनख्वाहों में इजाफा हुआ तो अपोजिशन और बाकी अरकान सारे जेल हो गए और विदिन 5 मिनट जो है वो रेजोल्यूशन पास हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अरकान असम्बली तो तैयार हैं उनको तो, लेकिन ये डिसीजन सोलो इमरान खान का डिसीजन है कि हमारे अवाम के साथ हमारे यहाँ हमेशा से रहा है
अरकान असम्बली जो हुकूमत और अपोजिशन में बड़ी महाजराई होती है, लेकिन जब मरात की बात आती है, तनख्वाहों की बात आती है, आसाइशों की बात आती है, तो ये सब एक हो जाते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन ये बिल्ड हो रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली अभी बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अगर ये तनख्वाहों का मामला सामने आएगा तो यकीनी तौर पे उसका एक रिएक्शन आएगा और लोग उस पर तनकीद करेंगे। और ये मसला सिर्फ तनख्वाहों का नहीं है, मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जितना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जितने गैर तरक्याती अखराजात हैं, जितनी मरात है, वो जो जितनी बड़े उन्होंने बातें की हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत का साइज भी, हुकूमत के अखराजात भी, अरकान पार्लियामेंट की मरात भी, इस वक्त की सूरत हाल के मुकाबले में हमें इसको रिव्यू करना चाहिए ताकि लोगों में ये परसेप्शन बिल्ड हो कि ये जो हुकूमत है ये अवाम के मफादात के साथ जुड़ी हुई है, अरकान असम्बली के मफादात के साथ नहीं जुड़ी हुई। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब। अब वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी है कि जनाब अली आप बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौरी इक़दाम करें, और इतलात ये हैं कि काफ लीग और PTI के दरमियान में मसवदा जो है वो फ़ाइनल हो गया है, और उसके ऊपर अब इत्तफाक होने के बाद अब वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी हम बल्दियाती इंतखाबात का कहने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये माहौल बनने जा रहा है और इलेक्शन से कबल बल्दियाती इंतखाबात जो है वो उसके असरात इलेक्शन के ऊपर भी मुरतब होंगे? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन की अपनी केमिस्ट्री है। मैं और आपने सलमान साहब ने बेशुमार ऐसे कवर किए हुए हैं, और इसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। अब ये अगला साल अगर इलेक्शन का है, 2 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये बल्दियाती इंतखाबात का जो रिज़ल्ट जो है ये अपना उसके जो असरात होंगे जनरल इलेक्शन पे। इसलिए ये जो इलेक्शन जो है हुकूमत की भी ज़रूरत है, और ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्शन करवाना है, लेकिन फिर मैं वहाँ कहूँगा शफाफियत का। अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो नहीं अपनाते या और कोई नहीं अपनाते, ये कैंटोनमेंट इलेक्शन तो बड़ा महदूद पैमाने में थे, अब इतने वसी पैमाने पे इलेक्शन हो रहा है, पूरा इसका मसवदा, पूरा इसका सेटअप भी चेंज हो गया है, और इलेक्शन कमीशन को भी तेजी आ गई, मैंने इलेक्शन कराना है। पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बैठ के मीटिंग करें, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, बाकी इदारे हैं, कि भाई इसको कैसे आगे वो लेकर चले, क्योंकि बिल्कुल एक नया, सलमान साहब ने शेयर किया हमारे ग्रुप में कि ये बिल्कुल एक नया सेटअप लेके आ रहे हैं वो, और वो नया सेटअप, उसके लिए फिर नई लगाबंदियां, नए लोग, नए कानून। तो सलमान, सेटअप क्या होगा एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे कमेंट लूंगा। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के बारे में इत्तेहादियों में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका कमेटी ने सिफारिशात पर इत्तफाक कर लिया। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 25 जिला कौंसिल होंगे। जिला नाज़म और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का इंतखाब बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होगा। नेबरहुड कौंसिल, विलेज कौंसिल और तहसील कौंसिल का निज़ाम होगा। नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर होगा। विलेज कौंसिल के साथ पंचायत कौंसिल का निज़ाम कायम करने की भी तजवीज़ दी गई है। 5 रुकनी पंचायत कौंसिल के अरकान को विलेज कौंसिल का चेयरमैन नामजद करेगा। पंचायत कौंसिल सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, चौकीदार, स्कूल और छोटे तनाज़ात को देखेगी। पंचायत कौंसिल को मामूली नौयत के टैक्स लगाने का इख्तियार भी होगा। हर विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल में वो कौंसलर मुंतखब समझे जाएंगे जो पहली 6 पोजीशंस पर आएंगे। कौंसिल चेयरमैन का उम्मीदवार 7 रुकनी पैनल देगा। चेयरमैन के पूरे पैनल को वोट देना होगा। पैनल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लेडीज, अकलियत, टेक्नोक्रेट, यूथ और सीनियर सिटीजन की सीट पर मुश्तमिल होगा। टाउन, तहसील, जिला या मेट्रोपॉलिटन के इंतखाबात डायरेक्ट और पार्टी बुनियाद पर होंगे। तहसील, टाउन और जिला की सतह पर 30% मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले कौंसलरों और हेड्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर दी जाएंगी। हर जमात अपनी फहरिस्त देगी। सलमान साहब, आपका बड़ा रोल है इसमें, आपने ये मुसवदे के तकमील में आपकी मुशावरत भी शामिल थी, तजावीज़ भी शामिल थी। जो हूँ नाकाम हुए तो ਤੁਹਾਡੇ खाते पे जाएगा। एक बात पे इतराफ़ करना पड़ेगा कि ये 2013 का जो शहबाज शरीफ का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था उससे बहुत डिफरेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और इसमें बहुत ज़्यादा पावर डिवॉल्व की गई है।
सियासी भी, इंतजामी भी और माली भी। और ऐसे फैसले भी किए गए जिसकी तारीख में मिसाल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक तो बराह रास्त इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, ये पहले पंजाब की तारीख में, इससे पहले कभी लोकल गवर्नमेंट के बराह रास्त चेयरमैन के इलेक्शन नहीं हुए। फिर 30% मैंने कहा था कि जो बजट है वो डायरेक्टली प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट वो उसमें से खर्च होना है। फिर इसके अंदर आप ये देखिए कि जो अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया कि पंचायत काउंसिल बनने जा रही है, जो नीचे जाके नीचे ग्रास रूट लेवल पे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। और हमने पहले भी कहा था कि 2021 का आखिर में और 2022 का शुरू जो है, लगता ही है कि इस मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और कल बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, वो भी अब एड्रेस कर दिए गए हैं। जो कमेटी बनी है मुस्लिम लीग काफ की और PTI की, उन्होंने जो तजावीज़ दी थी, कल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इजलास सदारत में इजलास हुआ उसमें इंडोर्स कर दिया गया। और बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए। तो मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ रही है। लेकिन वो जो सिंध का मामला है ना जी, वो इलेक्शन कमीशन के पास फंसा हुआ है, जो कहते हैं कि सेंसस के बगैर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यानी हमने इलेक्शन नहीं करवाने। ठीक, नहीं कराने। सलमान, मैंने ना ये जितना मुसवदा पढ़ा है शफीक साहब, सलमान साहब, आपको भी मैं कहूँगा, मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि इसमें ख़वातीन जो 51% पाकिस्तान का हिस्सा, उनको उस तरह नुमाइंदगी नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि अभी गुंजाइश मौजूद है। पंजाबी के अंदर डुले वेरा था, ये कुछ नहीं बिगड़े। तो ख़वातीन को तमाम ये जो खास तौर पे पंचायत है ना, ये जो खास तौर पे पंचायत है, ये जो 5 अरकान जिसका भी आपने रिपोर्ट में भी जिक्र, यहाँ एक औरत लाजमी होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को ले आए, तमाम NGOs को ले आए, जैसे मीडिया बिल हुआ या दूसरे बिल कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि ये बराह रास्त लोगों को सर्विस देता है ना। ये वाहिद अपना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं जो मेरे और आप तक पहुंचते हैं। MLA MP तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो हर एक तक पहुंचते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आपने भी कि इसको वास्ट करें और ख़वातीन को नुमाइंदगी दें। ख़वातीन की नुमाइंदगी के बगैर मैं समझता हूँ, अरे आपके होते अगर ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर गजब हो जाए। नहीं, शफीक तो इस प्रोग्राम में भी मुझे समझता है मैं ख़वातीन का नुमाइंदा हूँ। ये तो मुझे डील भी ऐसी करता है जैसे मैं ख़वातीन का नुमाइंदा हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बहुत सारे और अहम इशू हैं जिन पर बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक। और हम बात करेंगे अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो आमने सामने है। और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन और उनके जो अरकान हैं वो ये तय कर चुके हैं कि अब वो कोई अपनी अलहदा से एक शनाख्त बना के और अलहदा से एक उनका, तो मुझे अंदाज़ा से लगता है जैसे कुछ सियासी जमात हो गई है जो विफाक के ख़िलाफ़ खड़ी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये देखा है कि जितने भी इदारे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो विफाक को सपोर्ट करें रियासत को चलाने के लिए, ना कि उसके लिए मुश्किलात खड़ी करें। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि EVM के हवाले से कोई रिजर्वेशंस भी थी
तो इलेक्शन कमीशन को वो रिजर्वेशन खामोशी से विफाक के हवाले करनी चाहिए थी। मीडिया में आके उनको दे के उसे सियासी स्टंट बना के और उसके बाद उस पर सियासत करके एक अच्छी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश से कौन खुश हुआ सिवाय अपोजिशन के, जो नहीं चाहते थे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने 2-0 को नोटिस जारी करने का फैसला किया। हालांकि ये देखने में यह आया कि जो जितनी भी जिस चीज़ पे नोटिस जारी किया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन पे तो तनकीद थी नहीं, वो तो शख्सियात पे थी। फिर दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है इसकी फॉर्मेशन भी मुकम्मल नहीं है। जब तक ये नहीं होगी तब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां इस हवाले से समझनी चाहिए कि वो बजाय खुद को सियासतदान साबित करने या सियासी जमात साबित करने के जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। शफीक साहब, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है और जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अच्छा नहीं हो रहा कि एक इदारा जो है वो विफाक से टकराने की कोशिश कर रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हम पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि इदारे को काम होता है गवर्नमेंट, जैसे आपने भी कहा कि उसको स्ट्रेंथन करे, जो उसकी सोच है, जो उसकी अप्रोच है, जो उसने एक प्लान दिया उसको इम्प्लीमेंट करे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है, जब इलेक्शन कमीशन किसी इदारे को उसका सरबराह या खुद वो बतौर इदारा गुस्से में आता है ना, गुस्से में आकर जो फैसला करता है, जो कहता है नहीं अगर इसने मुझे पत्थर मारा तो मैं ऐसे ईंट मारूंगा, तो वहाँ जाके खराबी पैदा होती है। इलेक्शन कमीशन जैसे मुल्क का एक इदारा है, इसने इलेक्शन शफाफ कराना है और इलेक्शन कमीशन को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज तक इस मुल्क में सिवाय एक आध इलेक्शन के किसी भी शफाफियत पे हमेशा सवाल उठते रहे। तो इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं सोचता कि मैं वो सवाल जो मुझ पे उठ रहे हैं कि इलेक्शन में फेयर एंड फ्री नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, उस तरफ अपना तवज्जो दे, उससे अपना जोर लगाए कि इलेक्शन शफाफ हो, बजाय इसके कि वो अपना पर्सनैलिटीज़ पे आ गया, कभी एक वजीर को नोटिस, कभी दूसरे वजीर को नोटिस। जो उसका प्राइम टारगेट है, जो उसका प्राइम गोल है, जो जिसके लिए उसका क्याम है, वो है शफाफ इलेक्शन। अगर कोई वजीर या कोई और शख्स शफाफियत पे बात करता है इलेक्शन के, तो इलेक्शन कमीशन बुरा मान जाता है, नोटिस इशू करता है। बिल्कुल, उन्हें चाहिए कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। सलमान साहब, ये जो तनकीद है ये तो माजी में अपोजिशन लीडर भी करते रहे, नाम लेके करते रहे, और अभी ताज़ा तरीन इलेक्शन में जब क्या कहते हैं अपोजिशन हारी, मुस्लिम लीग नून हारी, तो उन्होंने बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाए कि ये इन्वॉल्व है, धरने दिए, और बाकायदा पीडीएम ने तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है, उनको तो किसी को नोटिस नहीं हुआ। देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबका लबो लहजा जो है ना वो आगे बढ़ने का होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं पैदा होना चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन मैंने कल 2-3 जो इलेक्शन कमीशन के रिटायर ऑफिसरान है ना, उनसे बात की टेलीफोन पे और उनसे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अपनी हदूद से जो रेड लाइन है ना उसको क्रॉस कर रहा है। मैंने पूछा कैसे क्रॉस कर रहा है, उन्होंने कहा देखिए जो चीज़ उनके डोमेन में नहीं आती ना उस पर उनका काम नहीं है। मिसाल के तौर पे जो दुनिया इस वक्त डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, आप उस पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन ठीक नहीं है और वो एल्फी वाली बात का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं कि जी इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अखराजात पैदा करेगा, ये आपका काम नहीं है, ये अखराजात का मामला तो हुकूमत ने तय करना है, फंड उसने देना है। तीसरी बात यह कि लेजिस्लेशन करना पार्लियामान का काम है, आपका काम नहीं है, आपका काम इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। हाँ। अच्छा, अब जब आप इस तरह का एक मिजाज पैदा करेंगे जिसमें लगेगा कि आप एक फरीक बन रहे हैं तो उसका एक रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, अब उस रिएक्शन के आने के कॉन्टेक्स्ट में होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि देखिए इसके ऊपर हमारे ये तहफुजात हैं, ये रिजर्वेशन है, ये रिकमेंडेशन है, वो आप पूल कर दें, आगे हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, पार्लियामेंट जाने, जैसे वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन वो सोल्यूशन भी निकालें। अच्छा, सोल्यूशन कोई भी नहीं है उनके पास। अब आप देखिए ना, कोई इलेक्शन बता देना जिसका आपने कहा ना कि कोई मुतनाज़ा ना हुआ। मुतनाज़ा जब इलेक्शन होता है तो फिर आप हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी आप पिछले चीजों के बारे में बताते नहीं है कि इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, क्या वजह है कि लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि आपने माजी के तजर्बों से कुछ सीखना या नहीं सीखना। मैंने पहले आपको बताया था कि एक जुडिशियल कमीशन बना था, उसकी 42 नुकात है, और जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसके 35 के करीब नुकात। आप उनके ऊपर चीजों को लेकर आगे बढ़े, कोई वे फॉरवर्ड निकाले। ये एक दूसरे के ऊपर अपना बाजू सियासतदानों को काम नहीं है। आप अपनी हदूद में रहें, आप अपने कानूनी दायरे में रहें, कानूनी फ्रेमवर्क में रहें, और जो भी मामलात ले रहे, इसी तरह से हुकूमत को चाहिए कि वो मामलात को सुलझाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ जो टकराव की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूं वो आप जब अपना कंडक्ट ही सियासी रखेंगे तो फिर ये तो सारा कुछ होगा। आप अपने आप को एकेडमिक उस पर रखें
और जो आपका रोल है वो अदा करें। अब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर साहब हमारे साथ हैं। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक तासुर सा बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो तासुर दे रही है कि हुकूमत दबाव डाल रही है और ये वो, क्या हकीकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कतन ये नहीं चाहती कि किसी भी खुद मुख्तियार और आज़ाद इदारे के अंदर बेजा मुदाखलत करे या किसी इदारे को अंडरमाइन करे। इमरान खान ने हमेशा इदारों को और सिस्टम को मजबूत करने की बात की है, और जो इदारे वफाक के हैं, हुकूमत का इतना ज़रूर हक है कि अगर हुकूमत कोई इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करना चाहती है कानून साजी के ज़रिए, तो मुतलका इदारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें उनसे ताउन करे। सर ये जो एक हम रवायत देखते आ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक रवायत है कि जितने भी इदारे होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो विफाक को सपोर्ट करते हैं ना कि डिक्टेट करते हैं। तो सर ये क्या हो रहा है? उससे कोई तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं तो वो बैठकर दूर करे, ना कि उसको सियासी बना दे और ट्विटर करे और प्रेस कॉन्फ्रेंसें और प्रेस रिलीज़ें जारी करें जिससे ये लगे कि जैसे कोई वफाक की हुकूमत इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करवाना चाह रही है। हुकूमत का कत्तन मकसद डिक्टेशन करवाना नहीं है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का इरादा रखती है, और उस सिलसिला में हुकूमत ने अरसा दराज से मुशावरत का एक अमल मुख्तलिफ़ कमेटियों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन से जारी रखा हुआ था, और हुकूमत यही चाहती थी कि EVM का मैटर हो या बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इत्तेफाक से बामी रजामंदी से हल हों। तब ये अब रवैये में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? कोई आप समझ लें कि कोई बेहतरी के इम्कान है? इसमें जो मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो तेवर हैं वो कुछ थोड़े से ठीक नहीं हैं। यही वजह कि आज तक जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन पर सवालात उठे हैं, और हम चाहते हैं कि 2023 का इलेक्शन, हाँ, PTI की हुकूमत चाहती है कि इतना शफाफ और ऐसा इलेक्शन हो कि उसके इलेक्शन के नतीजे पर कोई उंगली ना उठाए। आमिर डोगर साहब, एक अरसे से पाकिस्तानी सियासत का आप हिस्सा हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में फेयर एंड शफाफ इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो पाते? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ये सारा कुछ यकीनी बनाए, ये क्यों नहीं यकीनी बना पाते? है कि जैसे इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की नीयत पर कोई शक हो, और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन का झुकाव अपोजिशन की तरफ है, और जिस तरह वो जानबदारी बरत रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना एक किरदार आज़ाद, शफाफ और ख़ुद मुख्तियार अदारे के तौर पर ख़ुद आगे बढ़ाना है, और अपने अमल के ज़रिए वो साबित करना है कि ना वो हुकूमत के हमायती हैं, ना वो अपोजिशन के हमायती हैं, बल्कि उनका जो रोल है सिर्फ इलेक्शन साफ शफाफ अंदाज में, और इलेक्शन में कोई खामियां, खराबियां, कोताहियां हैं उनको दूर करना, और जो हुकूमत इलेक्ट्रल रिफॉर्म चाहती है उसको सपोर्ट करना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के जनाब। और शफीक साहब, डॉन का इदारिया है इंतखाबी नताइज और रुझानात, उसमें वही चीज़ें जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज आए हैं वो तमाम सियासी जमातों के लिए आई ओपनर हैं। उन्हें ये समझने में मौका मिला है कि अवाम किस तरह सोच रहे हैं, वोटर किस तरह सोच रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब अली, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत चारों सूबों में कायम है, इसमें कोई शक नहीं है, और पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में और बलूचिस्तान में सफाया हो गया, नून लीग का बलूचिस्तान में सफाया हो गया, विफाक की अगर कोई एक शनाख्त बन के उभरी तो वो PTI थी। लेकिन इसके बावजूद PTI से जो तवक्को की जा रही थी वो रिजल्ट नहीं दे सकी। अब देखिए, एक तो मैं कहूँगा, आपने आमिर डोगर साहब को सुबह उठा दिया, अभी तक उनकी नींद में थे वो बहरहाल। अब देखिए, ये ट्रेंड का ज़माना है, अब ये डिजिटल दौर है। हमारा दौर अखबार, इश्तहार, पम्फलेट, ये वो, अब उससे बातें अब आगे निकल गई। अब हम डिजिटल एरा में दाखिल हो गए,
उसी वाले से वो ट्रेंड बन रहे हैं, उसी वाले से लोगों को आप वोटरों को आप लूर करते हैं और उन्हें अपने कन्विंस करते हैं। और ये जो अपना जो आपने जिक्र किया है कि पीटीआई को जो एक धचका लगा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया, मीटिंग जो उन्होंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट करें कि ये क्या वजह है कि शहरी और देही इलाकों में क्यों इतना फ़र्क है। और वो आज आ भी रहे हैं लाहौर, इसी वो लाहौर इसी सिलसिले में आ भी रहे हैं और वो मीटिंग भी उनकी होगी और वो सारा चेकआउट करेंगे कि आखिर वजह क्या है। कि देखें ना, केपी में ये रूल कर रही थी पीटीआई, बिल्कुल, और इसी तरह पंजाब में भी जो मेजॉरिटी अजला में, लेकिन ये उन्हें धचका हुआ और इस पर बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जब पार्टियां अपना एहतसाब खुद करती हैं ना, जब जो कोई रिजल्ट उनको तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता, तो जो उसका सोल्यूशन, जो उसका पोस्टमार्टम, जो उसका सर्जरी है वो खुद कर सकते हैं और उसका इलाज खुद अपना सजेस्ट करेंगे नेक नीति से, तो आइंदा इलेक्शन में आपको वो पे करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएटिव लिया, आज लाहौर आ रहे हैं और उस पर एक मीटिंग कर रहे हैं कि पता चलाया जाए कि ये कहाँ खराबी थी, क्या था, कि टिकटों की तकसीम थी या कुछ और मुहरकात थे। तो ये अच्छी बात है, ये खुद तसाबी जो है सियासी जमातों में होनी चाहिए। हमारे आज प्रोग्राम का टेम्पो कुछ स्लो ऐसे लग रहा है जैसे हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। ये असल वजह पता क्या है, ये शफीक का जो लहजा है ना, ये इतना नरम हो गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये इसका लहजा है। पहले तो है, ये इस तरह बोलता है कि कई दफा मुझे ऐसे लगा कि शफीक की जगह कोई डमी आके बैठ गया, बीमारी ने एक नया शफीक पैदा किया, नया शफीक ने जन्म लिया है। लेकिन जो असल चीज़ है ना, डॉक्टर रशीद अहमद खान साहब ने रोज़नामा दुनिया में उनका कालम है और वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि बिलावल का नून लीग पर जो सख्त की रवैया है, इसकी एक बैकग्राउंडर है जो माजी की, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और वो कहते हैं कि अब वापसी के इम्कानात उनके ख़त्म हो चुके हैं, वो वापसी मुमकिन नहीं है। और इस इख्तलाफ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जियाला इस बात से बड़ा नाराज़ था कि लो जी मियां साहब दे नाल बह के और मरियम दे नाल बह के ना जिन्ना दे, और सारी ज़िंदगी हमने मार खाई, आज हम उनके नारे लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे पीपल्स पार्टी से बाहर निकलेगी, जियाले में जान पैदा होगी। अच्छा, अब फजलुर रहमान जितने मर्जी बराह रास्त इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन उसके कोई सच फर्क नहीं पड़ रहा। और इस्टेब्लिशमेंट के ताने जो हैं वो एक दूसरे को सारे दे रहे हैं और इस हमाम में सब क्लियर हो गए। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक सियासी रोमांस शुरू हुआ था और माशाल्लाह ऐसा रोमांस था कि मुस्लिम लीग नून ने यह तय किया कि हम सिंध में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी ने यह तय किया कि हम पंजाब में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अब ये मामलात एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं कि आपको बिलावल ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। उसकी एक वजह है, बिलावल साहब एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एक सेकंड बड़ी, जिसे कहते हैं ना, लीडर के तौर पे हुकूमत के बाद। अब वो ये समझते हैं कि जितना ज्यादा हम टारगेट नून लीग को करेंगे ना, उतना ही हम पॉपुलर होंगे और एक बड़ी अपोजिशन के तौर पे रिप्लेसमेंट के तौर पे लाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि वो ये फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर की तकसीम है, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, उसका वो फायदा उठाएं। और वो कहते हैं कि देखिए, हम शहबाज शरीफ साहब की बात को क्या अहमियत दें, उनकी बात को तो उनकी पार्टी नहीं तस्लीम कर पा रही, तो वो मुस्लिम लीग के दाखिली मामलात से भी फायदा उठा रहे हैं। फिर उनको ये पता है कि फजलुर रहमान साहब जो है, जो सियासी तौर पर तनहा हो गए हैं और पीडीएम के सरबराह हैं, उन पर वो इल्जाम लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं, वो उन पे लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है। तो देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और रशीद अहमद खान साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इस किस्म की अपोजिशन, बिखरी हुई अपोजिशन, टूटी हुई अपोजिशन, कमजोर अपोजिशन, लड़खड़ाई हुई अपोजिशन, ये हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। शफीक साहब, दो चीजें मैंने आपसे करनी है। एक तो ये कि बिलावल साहब कहते थे कि हम पंजाब में हुकूमत बदलने जा रहे हैं और हम ये, और पंजाबी में कहते हैं कि पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला। और इस इलेक्शन में कंटोनमेंट बोर्ड में पंजाब में उनकी एक सीट। अच्छा, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे शदीद दुख हुआ कि पीपल्स पार्टी को एक, ये वो जमात थी चारों सूबों की जो चारों सूबों की जंजीर थी। और एक वक्त ऐसा था, ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी अगर खंबा भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाए। तो ये बड़ा डिजास्टर है। सियासी जमातों को ये बात समझ नहीं होगी कि नारों और कब्रों की मट्टी से अब इलेक्शन नहीं जीते जाएंगे। अब आपको परफॉर्मेंस से इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। सिंध की जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल। अगर मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर वहां पे आज भी प्रॉपर तरीके से हमारी इलेक्शन कमीशन
तगड़ी हो गई, इतनी तगड़ी हो गई जितनी वो विफाक के खिलाफ तगड़ी है, का इलेक्शन कराए, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी अपनी वजूद बरकरार नहीं रख सकती। देखिए सियासत में जो है ना जज्बात वो स्टेज पे अच्छे लगते हैं, वो माइक गिरा दो, ये वो अबीब जालिब का देखे ना क्या जुल्म है। मैं नहीं मानता। अबीब जालिब के शेर जो है वो कौन पड़ेगा, शहबाज शरीफ पड़ेगा, ये भी यही वक्त वक्त आना आना था। अब जज्बात जो है ना जज्बात स्टेज तक होते हैं, जब आप एक सीरियस नोट पे या किसी अपना पार्लियामेंट के फोरम में बात करो तो आपको सीरियस होना पड़ता है। आपको याद है जब मरियम गिरफ्तार हुई थी जेल में, तो बिलावल साहब आकर उन्होंने गाली दी थी, मैं बिल्कुल मैं अल्फाज रिपीट नहीं कर सकता, ऐसे ही है। उन्होंने गाली दी थी आप असेंबली में आके, ये वो एक लफ्ज यूज करके। तो भाई ये उस वक्त उनकी मेरी पार्टी के लोगों से बात हुई, मैंने कहा रजा रबानी से, मैंने कहा ये क्या है, ये तरबियत क्या है आपने इनकी, मैं कल अगर वो आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो तो ये तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो कहते हैं यार बस सियासत में ऐसे होता है। मैं कहा रबानी साहब जो सियासत हम आपको करते देख रहे हैं उसमें तो ये तो नहीं, जिस बातें तो नहीं कि भाई ये फट्टे चुक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, जब तक ये अप्रोच खत्म नहीं होगी, आप सीरियस नोट में नहीं करेंगे। फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं ना, फजलुर रहमान तो ना वो न 3 में न 13 में उसने तो अपनी ढोलकी बजानी है, चाहे लोग जागते रहना, चाहे लोग जागे ना जागते रहना तो मेरे से ना रहना, ठीक है ना। अच्छा समझ, एक बड़ी दिलचस्प मैंने बयान शेयर करना है, अब मैं चाह रहा था कि इस पर शॉर्ट कमेंट्स आप दोनों का, बड़ा दिलचस्प है। ये जावेद लतीफ़ साहब का एक बयान छपा है, शायद नई बात का है ये, उसमें वो कहते हैं, टीवी शो में कहा, हाँ उन्होंने कहा है कि जी नून लीग में 4 से 5 लोग असाइनमेंट पर हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इन लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये कि बयानिया खराब करना है, आपने जो है उन्हें असाइनमेंट मिलती है। जावेद लतीफ साहब से ये पूछें कि वो किसकी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए ना, बात ये है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, ये जावेद लतीफ को समझता है कि ये किसी असाइनमेंट के ऊपर है, वो समझते ही है, यानी इस पूरी पार्टी में कोई ना कोई फर्द किसी ना किसी की असाइनमेंट पे काम कर रहा है, कोई वाया लंदन, कोई जाती उम्रा में मरियम के साथ और कोई माल्टो में शहबाज शरीफ के साथ। तो भाई अपनी लाइन दुरुस्त कर लो कि आप किसकी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, पार्टी कहां खड़ी है, आप एक खानदानी निजाम के अंदर फंस के रह गए सारे के सारे। तो जावेद लतीफ तो खुद जो है इस पार्टी का एजेंडा कोई नहीं है। आज शहबाज शरीफ ऊपर है तो शहबाज शरीफ के पीछे ताड़ियां मार रहे हैं, फिर मियाँ साहब तो ज़ाहिर है वो तो पार्टी के कायद हैं, इस तरह मरियम है। और ये ना ये चेंज होता रहता है, ये एक विशेष सर्कल है, कभी शहबाज शरीफ ऊपर आ जाता है तो शहबाज शरीफ के पीछे चल पड़ते हैं, कभी अपना मरियम उससे चल पड़ता है। मेरी कोई जो 2-4 लोगों से बात हुई है, मैंने कहा ऐसे कर क्यों रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, किसके पीछे चल रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका टारगेट क्या है। वो कहते हैं यार जैसे सानू समझ आएगी ना तो बता देंगे। फिलहाल कहते हैं हम भी ना बिल्कुल ठीक कहा कि हम ढोल बज रहे हैं उसके पीछे हम नाचे जा रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं कोई पता नहीं। कभी वो ढोल शहबाज बजाता है, कभी वो मरियम बजाती है, कभी वो नवासी बजाता है। तो ये है, तो इसमें पार्टी की अपनी डायरेक्शन को नहीं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये जावेद लतीफ साहब को हम पुराना जानते हैं कि कहाँ वो सजदे करते रहे और क्या क्या करते रहे, सब गोल तो कुछ न फूल। अभी भी यकीनन वो किसी असाइनमेंट पे तो है ना। हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने जो माजी में गंद घोला उसका नून लीग को फायदा तो नहीं हुआ सिवाय नुकसान के, और तो कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। वही कह रहा हूँ ना, जो उन्होंने माजी में गंद घोले हैं उसका नुकसान हुआ नून लीग को, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और एक आम पाकिस्तानी चाहे वो जितना मर्जी किसी सियासी जमात से कमिटेड हो, जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, वो किसी सियासी शख्सियत के साथ नहीं खड़ा होता। मैं छोटी सी बात कर दूं, कल मुझे एक मुस्लिम लीगी मिला, कहने लगा आपको पता है हम लाहौर का इलेक्शन क्यों जीते हैं कंटोनमेंट का। मैंने कहा क्यों, क्योंकि शहबाज शरीफ मामला संभाल रहे थे। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि पता है कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हम क्यों जीते। मैं क्यों, कहते कि वहाँ हमने ये कहा ही नहीं कि वोट को इज्जत दो, ठीक है ना। तो लोगों को खुद ही पता चल गया कि लोग देखते हैं ना कि भाई सही अप्रोच क्या है। अच्छा सर, ये ओपनर है उनके लिए। शफीक साहब और सलमान साहब, कल विफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला किया और वो ये था कि जो आटा घी चीनी के ऊपर कैश सब्सिडी दी जाएगी। और इस हवाले से एहसास प्रोग्राम का जो डाटा है वो तैयार हो गया है। और ये आने वाले जो गरीब आदमी को, तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ ना दें उसको, घी आटा चीनी दालें ये सस्ती मिल जाए तो उसकी जिंदगी में इतना ही काफी है। दुनिया में जो सब्सिडी है ना, वो टारगेटेड सब्सिडी होती है, यानी एक मखसूस तबके को, जो कमजोर तबका होता है ना, गरीब तबका, उसे सब्सिडी दी जाती है। और ये इस वक्त जो हुकूमत कर रही है ना कि एक टारगेटेड
उन लोगों को जो महरूम हैं, जो माशी तौर पे कमजोर हैं, जो आसूदा हैं, उनको टारगेट करके जो सब्सिडी दी जा रही है, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये एहसास प्रोग्राम जो है ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के अंदर और मुख्तलिफ दुनिया के अंदर इसकी पजीराई हुई है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए जिन लोगों की मदद की जा रही है, ये एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है जिससे आम आदमी को फायदा होता है। प्रोग्राम के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो कैश सब्सिडी देता है आपको। गरीब आदमी को अगर कैश मिल जाए और अपनी मर्जी के मुताबिक परचेज करे और अपना बजट, अपने वे ऑफ लाइफ को बेहतर करे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और कोई दूसरी चीज़ ये कि अब एहसास प्रोग्राम के हवाले से कहीं से अभी तक ये इतला नहीं आई कि इसमें कहीं कोई बेईमानी हो गई कुछ। इसमें अरकान असेंबली की शमूलियत भी नहीं है सर, बराह रास्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर तो आपको याद है कि पता चला कि सिंध के बेशुमार लोग जो है वो रिजर्व नहीं भी करते थे। शफकत महमूद की लड़ाई है आपकी नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। शफकत महमूद साहब को हम चुके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉप ट्रेंड में थे, बच्चों को नाराज कर रहे हैं, फिर स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन ये कि क्या करें, तालीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जाते जाते सिर्फ एक बयान जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आज मैंने शेयर करना था, वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन चोरी हुआ और जो इलेक्शन हम जीते वो भी चोरी शुदा था। तो इससे अंदाजा कर लें उसी को कि बेहतर हम कर कहाँ रहे हैं। खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ भी कुछ सोचे। वो तो आपको डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपने कोई इलेक्शन सीधा नहीं कराया, सब चोरी करवाया। तो कल इन पे मजीद बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।